memory of states, Henry Kissinger. So, hi guys, welcome back to my channel. So, today we will do class 12 history, lecture 4, part 4, kings, farmer and towns. History is the memory of states. ये कहा है हेनरी किसिंगर ने. And early empire, the Mauryans. So first we will do the recap and then we will move forward. So let's start. Okay. So recap the foundation of Magधा. तो हमने ये पढ़ा था कि तो देखो, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं 16 महाजनपदास को याद करने के लिए ट्रिक लाऊंगी. I have brought for you. So just wait and watch. So let's start. So हमने देखा था कि जो मगधा था कि जो 16 महाजनपदास में से एक मगध जो था वो ही पावरफुल था, वो सक्सीड किया. क्यों? क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फर्टाइल सॉइल थी, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन था, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स थे, फिर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन वो जो रिवर गंगा थी उससे अच्छा हो रहा था. और टाइमलाइन मतलब जो नंदा जो डायनेस्टी मैंने आपको बताया था धर्मनंदा, तो वो 321 BC चंद्रगुप्त से जो नंदा डायनेस्टी थी, जो उसका नाम क्या था, धनानंद था. धनानंद को चंद्रगुप्ता ने हरा दिया था. तो अब उसकी जो स्टोरी जो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है वो मैंने बहुत लेक्चर 3 में आपको इतने अच्छे से समझाई है कि लाइक वाओ. सो जस्ट सी दैट. और मीन्स इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे आप तभी आना जब आपने वो लेक्चर देखा हो, क्योंकि अगर आप नहीं देख के आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके सीधे ऐसे दिमाग के ऊपर से निकलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So okay, मैं just इसको वो कर देती हूँ. Why Magधा succeeded? Agricultural wealth, highly fertile land near गंगा है तो fertile land होगी, fertile soil होगी, iron mines ज़्यादा थे, critical for weapons, जो weaponry बनाने के लिए जो iron लगता है, iron को बेच के कुछ कमा भी सकते हैं, तो झारखंड के एरिया में थे तो वहाँ पे आयरन ज़्यादा थे, एलिफेंट्स ज़्यादा थे, तो एलिफेंट्स ज़्यादा थे तो वहाँ क्या करते थे, तो एलिफेंट ही इतना वो था कि वहीं जो एलिफेंट के ऊपर बैठता था और वो तीर चलाता था तो वो करेक्ट निशाने पे जाता था और कोई एलिफेंट पे चढ़ नहीं पाता था, बाहुबली के अलावा. वो मूवी थी, ठीक है. तो ये हुआ. फिर टाइमलाइन, जो नंदा डायनेस्टी थी वो तो आखिरी डायनेस्टी थी, तो 321 BC में 323 BC में खत्म हो गया सब. ठीक है, तो इतना समझ में आया. तो ये याद रखना कि क्यों मगध सक्सीड हुआ. कि उसके पास एग्रीकल्चरल वेल्थ थी, उसके पास आयरन माइंस थे, उसके पास एलिफेंट्स थे, रिवर रूट्स थी, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन हो सकता था, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था थ्रू गंगा रिवर. और फिर टाइमलाइन जो नंदा डायनेस्टी थी वो लास्ट डायनेस्टी थी, 321 में BC में वो खत्म हो गई. मतलब अब फिर उसने जो चंद्रगुप्ता था ना, चंद्रगुप्त ने मौर्यन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया वहाँ पे. ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़े तो हाँ, तो ये है ट्रिक टू मास्टर 16 महाजनपदार. सो दिस वाज द सरप्राइज फॉर यू. देखो, अब मुझे जितना मिला मैं ले आई. ठीक है, तो द किंग पोलीमिनोमिक्स. देखो, किंग कोली एंड महिंद्रा विजिटेड मेनी कंट्रीज. तो के से आएगा काशी. देखो ये जो येलो से है ना, तो उसका मतलब समझो. ठीक है, तो किंग कोली, के से आएगा काशी, इस के से आएगा कोसला, एंड अंगा. एंड मतलब अंगा. महेंद्र के एम से मगधा विजिटेड या आ गया विजिटेड से आएगा वाजी. मैनी मतलब माला, मैनी कंट्रीज, तो कंट्रीज से चेडी, वेरी मतलब वास्ता, और काइंडली कुरु. अब देखो, काइंडली कुरु
people Panchala and made Matsya श्योर सुर सेनी। श्योर से आप SUR ले लेना और ए से लेना। फिर आता ए ऑल अशोका, फिर अवंती एथलीट से अवंती, फिर गॉड किड्स तो गॉड से गांधोरा और किड्स से कंबोजा। अंडरस्टूड? तो देखो किंग कोहली तो काशी, कोसाला, अंगो, मगधा, वाची, माला और ये माला, ठीक है। सी से कंट्री से चेटी, फोर्सा, किरकुरु। पी से क्या आएगा? पंचाला, फिर मात्स्या, फिर सुरसेना, फिर अशोका, फिर ए से आएगा अवंती, फिर जी से आएगा गंधेरा और के से आएगा कंबूचा। क्या आएगा? याद रखना, ये मैंने बहुत अच्छे बनाए। किंग कोहली एंड महिंद्रा विजिटेड मेनी कंट्रीज, वेरी काइंडली पीपल मेड श्योर ऑल एथलीट्स गॉट किड्स। इसमें ये बोल रहा है कि किंग, अब देखो समझो, केस किंग से अपना बनेगा कोसाला, कोसाई, फिर कोहली का केस बनेगा कोसाला, फिर एंड महेंद्र तो एंड से बनेगा अंगो, महिंद्रा से बनेगा मगधा विजिटेड तो वी से बनेगा वाजी, मैनी तो माला, कंट्रीज तो चेती, वेरी काइंडली पीपल तो वेरी के वी से बनेगा वोत्सा, काइंडली थे कुरु, फिर पीपल से पंचाला, ठीक है। फिर मेड श्योर तो मेड श्योर से मत्स्या, सुरसेना, फिर ऑल एथलीट्स गॉट किड्स तो ऑल के ए से बनेगा अशोका, एथलीट्स के ए से बनेगा अवंती, गॉट किड्स तो गॉट के गंधोरा और किड्स के से बने किड्स तो कंबूजा। ओके, अंडरस्टूड? तो ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया, तो देख रहे हो। हाँ, और अगर आपको उसकी कैपिटल्स, उसका प्रेजेंट डे, तो मैं और मतलब आगे इसके और ट्रिक्स है तो मैं वो भी दिखाऊंगी। ये अगर अच्छी लगी तो ये करना, नहीं तो फिर वो दूसरी वाली भी। रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री तो रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिका तो रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। फिर आता है अपना रिकंस्ट्रक्शन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिका, अर्थशास्त्र और स्कल्पचर। तो इंडिका जो है वो रिटन बाय मेगास्थनीज। जो इंडिका लिखी थी, किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। अभी इंडिका चुका, अभी अगर आप देखोगे ना किसी लाइब्रेरी में इंडिया का, तो नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी वो जो बुक है वो लॉस्ट हो चुकी है। तो रिटन बाय मेगास्थनीज एंड मेगास्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर सर्वाइव्स इन लेटर ग्रीक फ्रैगमेंट। तो जैसे हम जैसे बोलते हैं मेगास्थनीज एक वहाँ का ग्रीक एम्बेसडर था, तो वहाँ पे भेजा गया था कि उसको रिप्रेजेंट करे। इंडिका में उसने पूरे उसके बारे में लिखा है। तो रिटन बाय मेगास्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर, ये सर्वाइव किया था इसने लेटर ग्रीक फ्रैगमेंट्स, जब ग्रीक का और अर्थशास्त्र में बाय कौटिल्य। ऑब्वियसली अर्थशास्त्र कौन लिखेगा? कौटिल्य और चाणक्य, दोनों एक ही है, ठीक है। द प्राइमर गाइड फॉर गवर्नेंस एंड स्टेट पॉलिसी, जो प्राइमर गाइड था ना वो गवर्नेंस था और स्टेट पॉलिसी। ये बुक में नहीं दिया, मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, CUET की हेल्प होगी आपकी। स्कल्पचर में आर्कोलॉजिकल रिमेन्स लाइक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर में आता है आर्कोलॉजिकल रिमेन्स लाइक दी सरनाथ लायन कैपिटल ऑफर विजुअल एविडेंस। तो जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स लाइक जो सरनाथ लायन कैपिटल है आफ्टर वो एविडेंस है स्कल्पचर का, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ही लिखा है।
Buddhist, Jaina and Puranic literature. Example, मुद्राक्षा प्ले, ये मुद्राक्षा प्ले था, ठीक है। तो अशोका एंड द पावर ऑफ राइटिंग, तो जो अशोका और उसकी पावर ऑफ राइटिंग, तो अशोका जो था वो फर्स्ट, अब यहाँ से आपकी बुक में है, सो अशोका द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब मैसेजेस ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। तो जो अशोका था ना वो फर्स्ट रूलर था जिसने इंस्क्राइब किए थे मैसेजेस ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। तो जो अशोका था, अशोका द फर्स्ट रूलर टू राइट द इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। मीन्स इंस्क्रिप्शन मतलब तो बताया था ना कि मतलब एक हार्ड सरफेस, मतलब एक स्टोन्स पे या मेटल्स पे खोद खोद के आप उस पर लिख रहे हैं, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप बताए थे 1838 में, उसने ब्राह्मी और करोस्थी को डिसाइफर किया था। तो द कंपनी ऑफिशियल हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड करोस्थी स्क्रिप्ट। लैंग्वेजेस जो लोग अभी भी प्राकृत बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर इन प्राकृत, क्योंकि वहाँ पे तब के लोग प्राकृत ही बोलते थे और समझते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्मेनिक ग्रीक अंडर यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन मॉडर्न अफगानिस्तान में। अगर आप देखोगे ना तो मॉडर्न अफगानिस्तान में अरमेक और ग्रीक बोली जाती है, ठीक है। अंडरस्टूड, आगे बढ़े, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट ज्योग्राफी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं लिख दूं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये MCQ फॉर्म में आएगा, तो प्लीज इसे अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में प्राकृत, देखो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में प्राकृत बोली जाती है और स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्राकृत बोलते हैं और स्क्रिप्ट करोस्थी है। अफगानिस्तान में ग्रीक एंड अरमेक बोलते हैं और स्क्रिप्ट ग्रीक एंड अरमेक ही है। अंडरस्टूड, क्या है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में प्राकृत, कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में प्राकृत और ब्राह्मी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्राकृत करोस्थी, रुक जाओ, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना ये प्राकृत नहीं है, ये ग्रीक एंड अरमेक ही है। तो ग्रीक और अरमेक इधर आना है, ठीक है, यहाँ पे आना है, ठीक है। तो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में प्राकृत और ब्राह्मी, प्राकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो लिखते हैं, ब्राह्मी लिखते हैं। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीक एंड अरमेक लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट जो है वो करोस्थी है, ठीक है। और अफगानिस्तान में ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक एंड अरमेक, और स्क्रिप्ट भी ग्रीक और अरमेक ही है, ठीक है। अंडरस्टूड। नोट, अशोका इज ऑफन कॉल्ड पियादसी। पियादसी आपको पता है क्या होता है? पियादसी मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड, भगवान के प्रिय। तो देवनाम पियादसी अशोका हमने पढ़ा था ना, तो वो भगवान के प्रिय, तो मतलब लोग उसको बार बार देखना चाहते हैं। तो उस पियादसी अशोका मतलब ये होता है कि लोग बार बार उसे देखना चाहते हैं। कहीं से भी निकलते हैं तो लोग देखे उसे कि हाँ ये है, तो वो उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैनी और सुनारी, सुरावनागरी, ठीक है। अब जो पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा जो था वो सेंटर कैपिटल था किसका? पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मगध, द इंपीरियल कैपिटल एंड हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पाटलिपुत्रा था ये क्या था? ये कैपिटल था, मीन्स मगध का कैपिटल था। इम्पेरियल, हाँ सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, द इम्पीरियल कैपिटल एंड द हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र। पहला क्या था, किसी को याद है? पहला
कैपिटल मगध का क्या था, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। तक्षशिला एंड उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी में सिचुएटेड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। तो जो तक्षशिला और उज्जैनी थी ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट में सिचुएटेड थी, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, फॉर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और ये जो स्वर्णगिरी है, ये गोल्डन माउंटेन यूज्ड फॉर टेपिंग कर्नाटका गोल्ड माइंस। यहाँ पे स्वर्णगिरी में गोल्डन माउंटेन है, मतलब कि गोल्ड से भरा हुआ माउंटेन नहीं, वो नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो माइंस है, गोल्ड माइंस, वो है कर्नाटका गोल्ड माइंस। यहाँ पे बहुत है माइंस है, यहाँ पे गोल्ड माइंस है, तो इसलिए उसको गोल्डन माउंटेन बोला है, यूज्ड फॉर टेपिंग कर्नाटका गोल्ड माइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो है ना पाटलिपुत्रा, तो ये जो पाटलिपुत्रा है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग थी। और मैंने बताया था ना कि वहाँ पे जैसे ये बीच में वो है, कौन है बीच में, मगधा है, और बीच में मगधा है, और सारी 7 माउंटेन्स, 1 2 3 4 5 6 7, सातों जगह आप माउंटेन्स देखोगे, ये माउंटेन्स है, ठीक है। तो सातों जगह आप माउंटेन्स देखोगे, तो वो कैप्चर्ड है। तो और वहाँ पे ना एक सीढ़ियाँ टाइप की मोटी मोटी, मतलब बहुत मोटे मोटे पत्थरों से बनी है, जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ पे इसका सेंटर, मगध का जो सेंटर है, वो पाटलिपुत्र बना है, तो जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, अंडरस्टूड। इसलिए लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नियर द कैपिटल। नियर द कैपिटल है जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, यहाँ पे है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर इसके नियर द कैपिटल वो स्ट्रॉन्ग है, लिखा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर नियर द कैपिटल इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये थोड़ा हॉच-पॉच हो गया, इसको हटाओ, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स। अंडरस्टूड? क्लियर? Having any doubt, please write in the comment section. I will solve it. Literally, I will solve it. Okay. So let's move on. And जो होमवर्क दिया है वो लिखना जरूर, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रेड लॉजिस्टिक्स। तो कम्युनिकेशन और स्टेट लॉजिस्टिक्स में वास्ट एम्पायर ट्रैवल फ्रॉम कैपिटल टू फ्रंटियर्स टुक वीक्स और मंथ्स। मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था, तो अगर यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करना है तो आपको मंथ्स लग जाएंगे या वीक्स लग जाएंगे। तो रूट प्रोटेक्शन आर्मी एंश्योर्ड सेफ पैसेज फॉर लैंड एंड रिवर ट्रैवल। तो जो आर्मी थी तो वो इंश्योर किया, ठीक है। तो जो रूट जब वो लोग जाते थे, तो जब वो लोग ट्रैवल करते थे यहाँ से वहाँ, वास्ट एम्पायर था, तो या तो वीक्स लगती थी या तो मंथ्स लग जाते थे उन्हें वहाँ तक पहुँचने में। तो जो आर्मी थी ना, वो इंश्योर करती थी कि इनको सेफ पैसेज से लेके जाए, जो जहाँ पे वो सेफ फील करे, सेफ रहे, तो वहाँ पे सेफ पैसेज से लेके जाती थी। या तो वो फॉर लैंड एंड रिवर ट्रैवल, या तो वो लैंड से लेके जाती थी या रिवर से लेके जाती थी, कि अगर दूर से भी कोई निशान लगाए ना, तो हम बोट को थोड़ा सा ऐसा करके चूक जाए, ठीक है। लैंड पे अगर हम होंगे, धरती पे होंगे, तो कोई भी पीछे से हमला कर सकता है ना। प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फूड एंड सेफ्टी फॉर ट्रैवलर्स। जो भी जहाँ यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वीक्स लग रहे हैं, मंथ्स लग रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है ना, उनको खाना, उनका जो खाना जहाँ पे वो रहेंगे, उनका नहाना और ये सब जो भी है, खाना पीना, जो भी उनकी बेसिक नीड्स होंगी, वो उसको गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर देगी, ठीक है। फिर आता है मिलिट्री सब कमिटीज। अब ये सारी चीज़ें तो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होता है, पर जो हमने देखा
कि जो मगध इसलिए सक्सीड हुआ क्योंकि उसके पास फर्टाइल सॉइल थी, उसके पास माइंस थे, मतलब बहुत अवेलेबिलिटी ऑफ माइंस थे, एलिफेंट्स हैं, फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे गंगा रिवर है, और वहाँ पे पांचवा क्या था, पांचवा आई थिंक सो क्या था, पांचवा क्या था, पांचवा भूल गई। रिवर हो गया, हाँ, वहाँ पे वो था, क्या था, अच्छा पांचवा कुछ नहीं था, बट टाइम लाइन थी जब वो नंदा डायनेस्टी खत्म हो रही थी 321 BC में, ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने कि अब एलिफेंट को सीधे उसको पकड़ा, उसके ऊपर बैठ तो नहीं गए होंगे ना, कुछ तो किया होगा, उसको कुछ करने के लिए कुछ किया होगा, मतलब कुछ लालच वालच दिया होगा, कुछ किया होगा। तो Megasthenes recorded our committees with six सब कमिटीज, सिक्स उसके अंडर ही 6 सब कमिटीज बनाई गई। एक तो नेवी को देखती थी, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक इन्फैंट्री, एक कैवलरी, एक क्या लिखा, कैरियर्स और एक एलिफेंट्स, ठीक है। तो 6 थी, 6 सब कमिटीज। तो नेवी, ठीक है, तो इतना समझ में अब, हाँ समझ में नहीं आया, मैं बता रही हूँ। तो ये जो नेवी, मतलब समझ में आएगा, सॉरी, ये जो अब नेवी, इसको पतला करूँ यार, मैं पूरा मोटा है तो पतला हो जाएगा। तो ये नेवी जो नेवी थी, वो इंचार्ज थी वाटर बेस्ड रूट्स एंड पेट्रोल। हाँ एक्चुअली एक चीज मुझे पॉइंट करी, कि क्या पॉइंट करी मुझे, एक चीज थी, स्टैंडिंग आर्मी कहीं लिखी थी आई थिंक सो, हाँ, तो वो जो स्टैंडिंग आर्मी कहीं लिखी थी, तो शायद आप लोगों को वो पूछना होगा कि स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है। स्टैंडिंग आर्मी मतलब कि जो रेडी हो, मतलब कि हमला हुआ और वो रेडी है कि फाइट करे। ऐसे नहीं कि भाई एक आर्मी होती है, मैं उसका नाम बोल रही हूँ, आर्मी थी वो, मतलब जो पीजेंट्स है, और वो सब अपना काम छोड़कर, उनको गैदर करने में टाइम लगता था, और फिर अटैक हो, मतलब वो लोग लड़ाई करते थे। एक ऐसी आर्मी थी स्टैंडिंग आर्मी, मतलब कि अटैक हुआ एकदम रेडी मिलते थे, उनको गैदर करने की जरूरत भी नहीं है, एकदम रेडी और तीर चलाया, ऐसा होता था, वो स्टैंडिंग आर्मी होती है, ठीक है। तो द नेवी इन चार्ज ऑफ वाटर बेस्ड रूट्स एंड पेट्रोल, जो नेवी था वो इंचार्ज थे वाटर बाउंड रूट, जो भी रूट्स है वाटर के थ्रू जा रहे हैं वो, और पेट्रोल, क्या लिखा है इसमें, हाँ, पेट्रोल के उस पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब ऑर्गेनाइजिंग बुलक कार्ट्स, या अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है, या आपको वीक्स या मंथ्स लगेंगे पहुँचने में, कुछ हो तो ट्रांसपोर्टेशन में बुलक कार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, या कुछ भी तो आप बुलक कार्ट्स यूज़ करोगे, आपको खाना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी कि वहाँ पे खाना, पर आपको रास्ते के लिए तो रखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग बुलक कार्ट्स फॉर प्रोविजंस एंड फूड, ठीक है। इन्फैंट्री क्या होती है, इन्फैंट्री होती है द ग्राउंड सोल्जर्स फार्मिंग, द ग्राउंड सोल्जर्स फॉर्मिंग दी कोर। तो इन्फैंट्री मतलब जो जो नीचे लेवल के जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो एक कोर फोर्स बनाते हैं कि अगर कुछ भी अटैक हुआ, तो अगर वो माइनर अटैक हुआ तो वो लोग झेल लेंगे, पर अगर वो मेजर हुआ तो सारे सोल्जर्स को एक साथ आना पड़ता है, ठीक है। तो कैवलरी मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्स, मतलब कुछ सोल्जर्स हॉर्स के बैक पे बैठते हैं और कुछ सोल्जर्स एलिफेंट्स के बैक पे बैठते हैं। तो कैवलरी मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक फॉर क्विक का लिखा है, पता नहीं, अरे वो तो मेरा ये रहा, मॉन्यूवर्स, ओके। तो सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक फॉर क्विक मॉन्यूवर्स, क्विकली वो जाकर, मतलब थोड़ा जल्दी, तो क्विकली वो घोड़े को ऐसे ऐसे चलाकर तीर उड़ा दे, या कुछ भी इंसान को मार दे, अटैक कर दे, कुछ कर दे। चैरियट्स मतलब द स्ट्राइक फोर्स ऑफ द एंशिएंट आर्मी, जो स्ट्राइक फोर्स थी, चैरियट्स मतलब जो स्ट्राइक फोर्स थी एंशिएंट पुरानी आर्मी की स्ट्राइक फोर्स। एलिफेंट्स द हेवी एसेट्स यूज्ड फॉर ब्रेकिंग फॉर्मेशन, अब जो एलिफेंट्स थे ना,
तो एलिफेंट्स ये बताया कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो हैवी एसिड्स थे वो मतलब जो लोड मतलब जैसे हम उठा नहीं रहे तो हम एलिफेंट्स के बैक में रख देते थे कि वो लेके जाए। तो हैवी एसिड्स यूज फॉर ब्रेकिंग फॉर्मेशन, उनका फॉर्मेशन तोड़ने के लिए हैवी एसिड्स यूज किए जाते थे। नहीं रुक जाओ, हाँ, उनका फॉर्मेशन ब्रेक करने के लिए हैवी एसिड्स यूज किए जाते थे। उनके पीठ पे बैठ के जो भी, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट का बनाया हुआ, एलिफेंट के इधर ये पूरा ऊपर बनाया हुआ है और ये सैनिक उनको मतलब इसको मार रहा है, इनको मार रहा है, इनको मार रहा है और इसकी सूंड देखी आपने। तो ये एलिफेंट, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या था, सुपरविजन, लैंड मेजरमेंट एंड, अब देखो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, तो रोल अब एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या था। पहले 6 सब कमिटी से याद रखने, पहला था नेवी, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा था इन्फेंट्री, चौथा था कैवलरी, पांचवा था वो था कैरियर्स और छठवा था एलिफेंट्स। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद आता है फंक्शंस, सुपरविजन, फंक्शन, जो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे ना, तो उनका, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये एलिफेंट दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट्स दिख रहे हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स थे उन ऑफिसर्स के क्या थे वो बता रहे, क्या फंक्शंस थे। तो सुपरविजन, लैंड मेजरमेंट एंड टैक्स कलेक्शन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के जो रोल थे वो था टैक्स कलेक्शन और लैंड को मेजर करना कि कितनी लैंड किसके पास है, सुपरवाइज करना। वाटर मैनेजमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग कैनल्स फॉर इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कि सबके पास इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैनल्स वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ही देखते थे। फिर लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट ना, पावर टू रिवॉर्ड और पनिश सब्जेक्ट्स। मतलब अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया या क्या बोल सकती, किसी ने कुछ गलत समय में कुछ गलत कर दिया या अच्छे से नहीं कर पाया, या ये जो फंक्शंस हैं उन्होंने अच्छे से निभा नहीं पाए, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं कर पाए कैनल्स की अच्छे से, कि इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब लैंड मेजरमेंट नहीं कर पाए, तो मतलब कि टैक्स अच्छे से नहीं कलेक्ट कर पाए, मेजर नहीं कर पाए, तो ये अगर ये सब किया तो या तो उनको, अगर कर पाए तो ये उनको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं कर पाए तो उनको पनिशमेंट मिलती है। ऑब्वियसली ये होता है ना कि अगर आप स्कूल में होमवर्क नहीं कर पाते हो तभी तो नहीं होता ना, तभी तो आप बड़ी क्लास में, छोटी क्लासेस में होता था ना कि अगर आप होमवर्क नहीं करके आते थे तो चलो हुटक बैठक करो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, कुछ ऐसा था, ठीक है, तो पनिशमेंट मिलती थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो पावर टू रिवॉर्ड और पनिश सब्जेक्ट्स, ओके। सो लेट्स मूव ऑन अगेन। सो अशोका's धामा, धामा मोरल कोड, धामा अ कोड टू एंश्योर हार्मनी एंड वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट्स। धामा मतलब कि एक कोर चीज होती है जिससे हम इंश्योर कर सके कि हाँ हार्मनी है, हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं दिखा रहे। अगर हम बुद्धिस्ट है और कोई जैन आ रहा है तो हम उसका डिस्क्रिमिनेशन करें नहीं, हम उसको अच्छे से, हमें उससे पूछना, हमें अच्छे से बात करने, जैसे हम दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छे से बात करें, उससे भी अच्छे से ट्रीट करें, तो सब, तो इसलिए वो धामा बोला। धामा ये होता है कि हम हार्मनी के साथ, अपनी सोच, अपनी वेलबींग के साथ उस इंसान को मिले या जो भी है उसको मिले। तो क्री प्रिंसिपल्स अशोका ने क्या दिए, मोरल वैल्यूज अशोका ने क्या सिखाई, तो वो है इसमें बस। तो की प्रिंसिपल्स क्या है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास। देखो, आप आपसे बड़ा जो भी, जैसे आपसे बड़ी दादी, नाना, नानी, दादू, ये सब आपसे बड़े जो है वो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, है ना। तो आप उनके से रिस्पेक्ट करते हो, चाहे मम्मी भी हो, पापा भी हो, आप उन सब की रिस्पेक्ट करते हो। क्यों? आप वो एक ही रिलीजन है, आप एक ही रिलीजन, पर बाहर से अगर कोई आता है या बाहर से कोई दूसरे रिलीजन का आता है तो आप उसका भी आदर करो, उसको भी, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। तो ये सब अशोका ने हमें सिखाया।
हमें नहीं, लोगों को, हमको तो आता है। सोशल किडनेस, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स विद कंपैशन। अब जो हमसे जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जैसे छोटे वर्ग के लोग नहीं बोलूंगी मैं, सॉरी, मतलब कि जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, जो काम कर, वो है उनका काम, नो कि वो है उनका काम, पर उनको भी रिस्पेक्ट दो। अगर वो आपसे बड़ी उम्र के हैं तो उनको रिस्पेक्ट दो, उनको अच्छे से ट्रीट करो जैसे आप दूसरे लोगों को ट्रीट करते हो, ठीक है, तो वैसे ही आप ट्रीट करो, ठीक है। ऑफिस अब ये की प्रिंसिपल्स उसने क्या बताया, की प्रिंसिपल्स बताया कि रिस्पेक्ट एल्डर्स करो, जेनरोसिटी, बट ब्राह्मण्स के टूवर्ड्स जेनरोसिटी रखो, और सोशल काइंडनेस के उसने क्या बोला कि जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, जो लोग हैं, उनसे भी आप उनको भी इक्वली ट्रीट करो। उनको ऐसा नहीं कि नहीं है हट, हम तो ऐसी बात करते हैं, नहीं, अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। तो ऑफिसर्स, अब ऑफिसर्स क्या है, धामा महामातास अपॉइंटेड टू स्प्रेड दिस वर्ड। जो धामा महामातास मतलब जो धामा महामातास हैं, उनको अपॉइंट किया गया कि ये सारी चीजें आप लोगों में फैलाओ, ठीक है। क्या फैलाओ, लोगों में फैलाओ ये सारी जो मैंने आपको सिखाई थी प्रिंसिपल्स, और ये की प्रिंसिपल्स, और बहुत सारी क्या बोलते हैं की प्रिंसिपल्स, और सोशल काइंडनेस, ये सब जो मैंने आपको बताया, ये जो धामा महा oh my God, मैं कहाँ आ गई? धामा महामत्तास, जो ये जो धामा महामत्तास थे, इनको बोला कि ये जो काइंडनेस और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की, ये सब जो करना है, ये सब आप पूरी उसमें फैला दो, कि जिससे लोग जेनरोसिटी रखे टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, प्लस एल्डर्स को रिस्पेक्ट करे, चाहे वो ट्रीट करे स्लेव्स और सर्वेंट्स को अच्छे से। ऐसा नहीं कि है हम तो तुमसे बात नहीं करते, तुम तो स्मॉल कास्ट के, छोटी कास्ट के है नहीं, अच्छे से सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो। व्हाट वाज द एम्पायर ट्रूली ग्लोबल, was the empire truly global? अब ये पूछ रहे हैं कि एम्पायर ट्रूली ग्लोबल था, कब तक उसने रूल किया, कब तक, तो ये बता रहा है ड्यूरेशन लास्टेड अबाउट 150 years, शॉर्ट इन इंडियन हिस्ट्री में शॉर्ट है 150 years, मतलब छोटा, क्योंकि इससे बड़े बड़े मतलब इससे लॉन्ग ड्यूरेशन में भी लोगों ने क्या किया, लोगों ने गवर्न किया, ब्रिटिशर्स आए और ये सब हुआ, तो कवरेज ब्रिटिशर्स ने हमने ब्रिटिश कवरेज क्या था, कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म, कंट्रोल सबके ऊपर इक्वली नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था इक्वल, इट डिडंट कवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था ना, उसको अशोका ने कवर नहीं किया, मतलब सबके मतलब इक्वल कंट्रोल नहीं था अशोका का हर जगह। इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन द 19th 20th सेंचुरी अशोका बिकम अ नेशनलिस्ट सिंबल ऑफ पावर एंड ह्यूमिलिटी। अशोका 19th और 20th सेंचुरी में सिंबल बन गया किसका, ह्यूमिलिटी और पावर का, कि उसने मतलब ह्यूमैनिज्म उसके अंदर था, मतलब उसने बोला कि एल्डर्स को ट्रीट करो, चाहे वो डिफरेंट वर्क के हो, डिफरेंट सेक्स के हो, चाहे कोई भी हो, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की। तो ये जो धामा महामत्तास थे, इनको बोला गया कि आप इनको सारी, इस कोड को सारी जगह फैला दो, ठीक है। तो इसलिए उसको अशोका को क्या सिंबल मिला, कि वो नेशनलिस्ट सिंबल मिला पावर और ह्यूमिलिटी का। ट्रांजिशन बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी, अब सेकेंड सेंचुरी बीसी में, अब इसने तो 150 years रूल किया, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में न्यू चीफडम्स आए, न्यू किंगडम इमर्ज हुआ, इन साउथ में हुआ न्यू किंगडम इमर्ज, ठीक है। सो ये फिर ऐसा खत्म हो गया ये सब। तो दिस वाज फॉर टुडे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर इज नॉट ओवर येट। सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास, एंड या दिस में जो भी ना और है क्वेश्चन, ओके नहीं है, एनपी बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन, जो टारगेटेड क्वेश्चन है बोर्ड पैटर्न के हिसाब से वो मैं लाई हूँ, तो जस्ट सी टू इट एंड राइट द आंसर्स इन योर कॉपी,
ठीक है। तो एक्सप्लेन दी 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ मौर्यास। जो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स मैंने आपको बताया ना मौर्यास के, वो लिखने हैं, वो 4 मार्क्स में आते हैं। तो हु वाज जेम्स प्रिंसेप, यू ऑल नो कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, क्या उसने कंट्रीब्यूशन किया वो आपको लिखना है। डिस्क्राइब द 6 मिलिट्री सब कॉन्टिनेंट ऑफ सब कमिटीज ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने वो 6 कमिटीज, नेवी, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब आपको इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। 3 मार्क्स में आएगा। मेंशन एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धामा। अशोका धामा के 2 प्रिंसिपल्स बता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो येलो येलो से दिख रहा है ना आपको, ये जो येलो येलो मतलब इट्स हाईली इम्पोर्टेंट, ठीक है, हाईली इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये जो मैंने ये जो पिंक से 2 मार्क लिखा है, इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, लेस, मतलब है इम्पोर्टेंट बस लेस इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट बट लेस इम्पोर्टेंट, कर लेना, अगर आ गया बाई चांस आ गया तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो या ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़े तो और क्या है, हाँ, चेक योर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस चेक करनी है तो देखो, drop your answer in the comments, so I will able to check the answers, है ना। तो just do it। तो फर्स्ट है विच कमिटीज हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, ये आपको आता है कि किस कमेटी कौन हैंडल कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन और प्रोविजंस कौन हैंडल कर रहा था, या डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बोल रही जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें लिखोगे आंसर। Who deciphered the Brahmi script in 1838? ये अभी हम पढ़ा, इसका नाम अभी हमने देखा, तो जस्ट आप इसको कमेंट में लिखोगे who deciphered the Brahmi script in 1838? Which provincial center was famous for its gold mines? जो provincial centers है वो कौन से provincial centers है जो famous for his gold mines, उसके gold mines से famous है। तो ये भी आप, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है एक ही वन वर्ड आंसर है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आसानी से। सो ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स, सो एंड द फर्स्ट कमेंट विल कम एंड मीन्स जब फर्स्ट कमेंट आएगा और सारे आंसर सही होंगे तो मैं उसको एक हार्ट दूंगी, ठीक है। तो जस्ट डू इट एंड पहला कमेंटिंग, ठीक है। और जस्ट इसका आंसर आई नो कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 पार्ट 4 concluded. Don't forget to like, subscribe and share my channel, and for more updates see you in part 5 new kings and kingdoms. So bye guys, खुश रहो, खेलते रहो और पढ़ते भी रहो। So bye bye everyone, bye bye।